हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड पीजीटी कॉमर्स के बारे में बात करने वाले हैं। ये क्लास जो है वो आप लोगों की जेएसएससी या झारखंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में भी आप लोगों की काम आने वाली है, क्योंकि ये सिलेबस और उसका सिलेबस मिलता जुलता है। हम लोग बात करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी की बात करने वाले हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं संगठनात्मक सिद्धांत। अब संगठनात्मक सिद्धांत में पिछली क्लास में हम लोगों ने इसको पढ़ा था कि संगठन क्या होते हैं, संगठन के कार्य क्या होते हैं, विशेषताएं क्या होती हैं। उनको हम लोगों ने एक नंबर की क्लास में आप लोगों को बताया था और अच्छी तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश की थी। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं और जो क्लास है वो क्लास नंबर हम लोगों की आज की जो है क्लास वो क्लास नंबर 2 रहने वाली है। और आज की क्लास में हम लोग इससे आगे की चीज़ों को पढ़ने वाले हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या आगे हम लोगों को पढ़ना पड़ सकता है, और सिलेबस के हिसाब से ही आप लोगों को पढ़ाएंगे। जो सिलेबस में गिवन है उसको ही हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो छोटी सी क्लास है आप लोगों की, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं रहने वाली है, लेकिन मैं आप लोगों को पूरी क्लासें अच्छी तरीके से कोशिश करूंगा कि पूरी क्लासें आप लोगों की हो जाएं। सबसे पहले लिखा हुआ है कि संगठन का वर्गीकरण। संगठन को हम लोगों ने बांटा है, तो संगठन का वर्गीकरण जिसे हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो इसको हम लोगों ने दो भागों में बांटा है। एक है हम लोगों का औपचारिक संगठन और एक है हम लोगों का अनौपचारिक संगठन। तो हम लोग दोनों संगठन की बात करने वाले हैं और इनकी विशेषताओं को भी हम लोग अच्छी तरीके से देखने वाले हैं कि इनकी क्या विशेषताएं होती हैं। सबसे पहली नंबर आप लोगों की लिखी हुई है हेडिंग कि औपचारिक संगठन जिसे हम लोग बोलते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग देखने वाले हैं और यहाँ से क्वेश्चन भी कैसे पूछे जाते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि औपचारिक संगठन से आशय एक ऐसे संगठन से है जिसमें प्रबंध का मतलब होता है यहाँ पर मैनेजमेंट। प्रबंध का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट। प्रबंध का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट करना। तो जिसमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि औपचारिक संगठन से आशय एक ऐसे संगठन से है जिसमें प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर अधिकारियों के अधिकारों, कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों को स्पष्ट रूप से व्याख्या कर दी जाती है। ऐसे संगठन में सत्ता का भरारपण जो है वो ऊपर से नीचे की ओर किया जाता है तथा संगठन संरचना का जो निर्माण है वो संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ऐसे संगठन को क्या कहते हैं, औपचारिक संगठन कहते हैं। औपचारिक संगठन संस्था के प्रत्येक व्यक्ति को निश्चित विधि से कार्य करने, नियमों का पालन करने, मिलकर कार्य करने तथा पदानुसार एक दूसरे के साथ व्यवहार एवं सम्मान करने के लिए बाध्य करता है। तो औपचारिक संगठन जो है वो अगर पूछा जाता है कि औपचारिक संगठन जो है उसमें जो सत्ता का भरारपण है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भरारपण क्या होता है। इनको एक एक पॉइंट को आप लोगों को क्लियर करने वाले हैं। तो औपचारिक संगठन जो होता है, जैसे मान लो कि हम लोगों ने कोई कार्य करना है हमें, ठीक है, उसके लिए हम लोगों को प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम लोग नियोजन करेंगे, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। तो जैसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो हम लोग इसमें लिए प्लानिंग करेंगे। अब प्लानिंग करने के बाद कार्य को हम लोग छोटे छोटे हिस्सों में बांट देंगे, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे की हम लोग संगठन बोलते हैं और संगठन को बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन संगठन को बोलते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो कितने भागों में बांटा है, तो इन्होंने 2 भागों में बांटा है कि एक संगठन जो होता है वो प्रॉपर अच्छी तरीके से चलता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जिसे बोलते हैं वो पहले से ही उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, उसमें जो नियम होते हैं और जो कार्य करने होते हैं वो मिलकर कार्य किया जाता है। तो ऐसे संगठन को क्या कहते हैं, तो ऐसे संगठन को औपचारिक संगठन कहते हैं। तो अगर कोई कार्य है तो सिस्टम से अगर वर्क कर रहा है, जैसे मान लो कि उच्च अधिकारी ने अपने निम्न अधिकारी को ऑर्डर दिए, निम्न अधिकारी ने अपने निम्न अधिकारी को ऑर्डर दिए, तो इस प्रकार से जो नीचे सबसे नीचे है तो श्रमिक आते हैं, सबसे नीचे जो है वो कर्मचारी आते हैं। तो इसमें जो है सत्ता का जो भरारपण है, सत्ता की बात अगर हम लोग करते हैं तो अधिकार का जो है वो ऊपर से नीचे की ओर चलती है, ऊपर से नीचे की ओर। याद रखिए कि औपचारिक संगठन में सत्ता का भरारपण अगर पूछा जाता है कि औपचारिक संगठन में सत्ता का भरारपण
सत्ता का भरारपण कैसे चलता है, तो ऊपर से नीचे की ओर चलता है, ना कि नीचे से ऊपर की ओर। ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर चलता है। इस बात को याद रखिए। तो इसमें लिखा हुआ है कि औपचारिक संगठन से आशय एक ऐसे संगठन से है जिसमें प्रबंध जो मैनेजमेंट होता है उसमें प्रत्येक स्तर पर अधिकारी होते हैं और अधिकारियों के अधिकार, कर्तव्य एवं उनके उत्तरदायित्वों को स्पष्ट रूप से व्याख्या कर दी जाती है, तो इसी को संगठन कहते हैं। ऐसे संगठन में सत्ता का जो भरारपण है वो ऊपर से नीचे की ओर किया जाता है तथा संगठन संरचना का निर्माण जो है, संगठन की बात अगर हम लोग करते हैं, संगठन का स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसका निर्माण जो होता है वो संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। मान लो कि कोई हम लोगों की एक फैक्ट्री है, तो उसमें हम लोगों ने 4 प्रकार के संगठन बनाए हैं, 4 संगठन बनाए हैं। ये 4 संगठन जो हैं वो अलग अलग संगठन हैं। जैसे ये है हम लोगों का क्रय विभाग है, क्रय विभाग है। ये हम लोगों का विक्रय विभाग है, ये हम लोगों का विक्रय विभाग है। ये हम लोगों का कार्यालय रहेगा, कार्यालय रहेगा। और ये हम लोगों का मान लीजिए ये क्रय विक्रय हो गया। और हम लोगों का एक और मान लीजिए ये हम लोगों का श्रम विभाग हो गया। ठीक है, श्रम विभाग। ये श्रमों की समस्याओं को, उनकी समस्याओं को, उनके वेतन को, उनके जो कार्य को, उनके जो प्रोत्साहन राशि को, उन सभी को ध्यान में रखता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक संगठन है, इस संगठन का क्या उद्देश्य है, तो इस संगठन का अपना एक उद्देश्य है। तो इन्होंने क्या किया कि अपने उद्देश्यों के अनुसार कार्यों को अलग अलग अधिकारियों को सौंप दिया। जैसे क्रय विभाग के लिए हम अलग अधिकारी नियुक्त करेंगे, विक्रय विभाग के लिए हम अलग अधिकारी नियुक्त करेंगे, कार्यालय के लिए हम लोग अलग अलग अधिकारी नियुक्त करेंगे और श्रम के लिए हम लोग अलग अधिकारी नियुक्त करेंगे। तो ये जो है अपने प्रत्येक विभाग का एक अधिकारी होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिसमें प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर अधिकारियों के अधिकारों, कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों को स्पष्ट रूप से व्याख्या कर दी जाती है। क्योंकि अगर हम क्रय विभाग के अधिकारी बने हैं तो हमें ये देखना होगा कि परचेजिंग ऑफिसर जो है उसका काम क्या है, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करना और किस प्रकार से अच्छा माल प्राप्त करना। तो इस प्रकार से हम लोग कार्य करते हैं। विक्रय विभाग का क्या काम है, तो विक्रय अधिकारी जो सेल्स मैनेजर होता है उसका काम क्या होता है, सेल्स को अपनी इंक्रीज करना, किस प्रकार से हमारी सेल इंक्रीज होगी, तो उस प्रकार से वो अपने अधिकारियों को, अपने जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनको कार्य देता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने संगठन को अलग अलग भागों में बांट दिया है। तो ये जो है सत्ता का जो भरारपण है, इसमें क्या होता है, सत्ता का भरारपण ऊपर से नीचे की ओर चलता है। अगर कोई अधिकारी को हमने अपने ऑर्डर दिए हैं तो अपने नीचे से और उसके नीचे से कर्मचारियों से बात करेगा। तो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि इसे फॉर्मल कम्युनिकेशन, इसे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। ये बिल्कुल प्रॉपर चलता है, इस प्रकार से अच्छी तरीके से प्रॉपर चलता है, क्योंकि इसमें जो है सत्ता का जो भरारपण है वो ऊपर से नीचे की ओर किया जाता है। अब हम लोग अगर बात करते हैं तो औपचारिक संगठन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उनसे भी क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, तो उनको भी हम लोगों को देखना होगा कि औपचारिक संगठन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो वो मैंने आप लोगों के लिए लिख रखी हैं, तो आप लोगों को कोई परेशानी भी नहीं होगी। बस अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग SP एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहला यहाँ पर लिखा हुआ है कि औपचारिक संगठन की विशेषताएं जो हैं, पहली विशेषता क्या लिखी हुई है कि औपचारिक संगठन में प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर अधिकारियों के अधिकारों, कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों की स्पष्ट रूप से व्याख्या की जाती है एवं उनकी सीमाएं निर्धारित कर दी जाती हैं। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पष्ट रूप से अगर हम लोगों की व्याख्या कर दी जाती है अधिकारियों की, तो वो क्या होती है, तो वो हम लोगों की औपचारिक संगठन के अंतर्गत आती है। दूसरी विशेषता इसकी क्या होती है कि औपचारिक संगठन में जो सत्ता का भरारपण है वो ऊपर से नीचे की ओर चलता है। इन बातों को मोस्ट कर दीजिए आप लोग, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इनको आप लोग मोस्ट कर लीजिए। उसके बाद तीसरी जो विशेषता है कि औपचारिक संगठन में जो आदेश की एकता है का पालन किया जाता है। आदेश की एकता का मतलब होता है कि अगर कोई उच्च अधिकारी ने अपने निम्न अधिकारी को ऑर्डर दिए हैं तो वो आदेश की एकता है, उसको उसे एक अधिकारी से ही, आदेश की एकता का मतलब होता है कि अगर कोई ये निम्न कर्मचारी, अधीनस्थ कर्मचारी है, ये अधीनस्थ कर्मचारी जो है वो इसके नीचे काम करता है। ये मान लो ये अधीनस्थ कर्मचारी है और ये अधिकारी है, तो ये अधिकारी है। तो एक अधीनस्थ कर्मचारी को अपने एक उच्च अधिकारी से ही सिर्फ बात की जा सकती है। तो आदेश की एकता का मतलब होता है यहाँ पर यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है यहाँ पर कि एक अधिकारी से अपने नीचे अधिकारी को
अपने नीचे जो कर्मचारी हैं उनको आदेश दिया जा सकता है और उनका पालन करना उसको आवश्यक होता है, नहीं तो वो अपनी नौकरी खो देगा। चौथी जो विशेषता है वो क्या है कि औपचारिक संगठन में संगठन के सदस्यों के मध्य पूर्णता व्यक्तिगत अव्यक्तिगत संबंध होते हैं। अव्यक्तिगत संबंध मतलब ऐसा नहीं है कि औपचारिक संगठन जो है, औपचारिक संगठन है वो प्रॉपर अच्छी तरीके से वर्क करता है। ये नहीं है कि चुगली नहीं करता। मान लो अव्यक्तिगत मतलब होता है कि इस प्रकार से ट्रीट करना कि जैसे हम तुम्हें जानते नहीं हैं। अव्यक्तिगत संबंध को व्यक्त करता है। इस बात को भी याद रखिए कि पूछा जाता है कि व्यक्तिगत संबंध व्यक्त करता है या फिर अव्यक्तिगत संबंध व्यक्त करता है या फिर दोनों प्रकार के संबंध व्यक्त करता है, तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट है। उसके बाद 5वां नंबर जो विशेषता लिखी हुई है कि औपचारिक संगठन में संगठन चार्टों का उपयोग किया जाता है। संगठन चार्टों का प्रयोग किया जाता है। और 6वीं जो विशेषता है कि इस प्रकार के संगठन में अब स्थितियों पोजीशन को आधार बिंदु मानकर चलता है। तो ये जो है पोजीशन को आधार बिंदु मानता है, क्योंकि यहाँ पर आदेश की एकता की बात यहाँ पर की गई। आदेश की एकता भी अभी आप लोगों को बताएंगे। देखो 5-6 वर्ड आएंगे आप लोगों के जो ऐसे हैं जो आप लोगों को मैं अलग से समझाने पड़ेंगे। एक है भारार्पण, एक है हम लोगों का आदेश की एकता, आदेश की एकता एक है। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बार बार आते हैं क्योंकि सत्ता का भारार्पण है, ये बारे क्वेश्चन पूछे गए थे। आदेश की एकता ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। और जो है ये क्वेश्चन और पूछा गया था वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। क्रियात्मक संगठन, क्रियात्मक संगठन, तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारे की सारी बातें आप लोगों को बताने वाला हूँ। उसके बाद जो 7वीं विशेषता लिखी हुई है, 7वें नंबर की विशेषता लिखी हुई है कि इसमें सभी व्यक्ति आपस में मिलजुल कर कार्य करते हैं। इसमें सभी व्यक्ति मिलजुल कर कार्य करते हैं। ये बात मैंने अभी आप लोगों को ऊपर ही बताई है कि इसमें मिलकर कार्य करने तथा पदानुसार एक दूसरे को के साथ व्यवहार एवं सम्मान करने के लिए बाध्य करता है। तो इसलिए जो मिलजुल कर कार्य करते हैं तो इसीलिए इसे औपचारिक संगठन भी कहते हैं। और 9वां नंबर जो है, ऐसे संगठन में निश्चित प्रणालियों, आदेशों, नीतियों, नियमों, पद्धतियों एवं संचार व्यवस्था के अधीन कार्य होता है। तो इसीलिए इसे औपचारिक संगठन कहते हैं। तो औपचारिक संगठन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? तो औपचारिक संगठन एक सिस्टमैटिक ढंग से चलता है। अच्छी तरीके से इसमें अधिकारों, कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का स्पष्ट रूप से व्याख्या कर दी जाती है। इसमें आदेश की एकता का पालन किया जाता है। इसमें जो है सत्ता का भारार्पण किया जाता है, ऊपर से नीचे की ओर चलता है। औपचारिक संगठन में संगठन चार्टों का प्रयोग किया जाता है। इसमें सभी व्यक्ति मिलकर कार्य करते हैं। इस प्रकार के जो संगठन होते हैं वो अब स्थितियों के आधार बिंदु मानकर कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी मैंने विशेषताएं आप लोगों को अच्छी तरीके से बताई। ऐसे संगठनों में निश्चित प्रणालियां, आदेशों, नीतियों, नियमों, पद्धतियों एवं संचार व्यवस्था के अधीन कार्य किया जाता है। तो मतलब सिस्टम से जो अच्छी तरीके से जो वर्क प्रॉपर मेंटेन तरीके से कार्य करे उसे हम लोग औपचारिक संगठन कहते हैं। और जो अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, दूसरा जो मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग पढ़ने वाले हैं औपचारिक संगठन को, औपचारिक संगठन को। और दूसरा जो है उसे बोलते हैं अनौपचारिक संगठन। अनौपचारिक संगठन ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि सिलेबस में भी आप लोगों के लिखे हुए हैं तो मुझे आप लोगों को बताने हैं। उसके बाद सबसे पहले हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट, और नेक्स्ट में लिखा हुआ है अनौपचारिक संगठन। अनौपचारिक संगठन क्या है? तो अनौपचारिक संगठन औपचारिक संगठन के ठीक विपरीत है। ठीक विपरीत है, जैसा मतलब इसमें होता है तो ठीक विपरीत इसमें होता है। ठीक है, संस्था में अगर हम लोग बात करते हैं तो संस्था में औपचारिक रूप से कार्य करते हुए व्यक्तियों के मध्य जब अनौपचारिक सामाजिक संबंध स्थापित हो जाते हैं तो इन संबंधों के कारण अनौपचारिक संगठन जन्म लेता है। जैसे अगर हम लोग मान लो एक अधिकारी है, ठीक है, ये अधिकारी है और अधिकारी का नाम मान लीजिए आप लोग ए है, ठीक है, और उसके जो बी नीचे काम करता है, उसका जो नीचे अधीनस्थ कर्मचारी है तो वो नीचे काम कौन करता है? तो मान लीजिए इसका नाम बी है। इसका नाम क्या है? बी है। तो जब अधिकारी अपने नीचे वाले कर्मचारियों से बार बार औपचारिक रूप से बात करेगा, औपचारिक रूप से मतलब कि प्रॉपर काम की कहेगा, ठीक है, प्रॉपर उसको कार्य करना पड़ेगा, तो इन दोनों के मध्य में जो अव्यक्तिगत संबंध व्यक्त होंगे, ठीक है। लेकिन जब बहुत समय बाद ये आपस में मिले जुले रहेंगे कि फिर तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे मान लो कि कोई होता है, जैसे मान लो हम लोग किसी ऑफिस में काम करते हैं तो शुरुआत में जो अधिकारी होते हैं जिनके ऊपर हम कार्य करते हैं तो उनसे हमें अच्छी तरीके से बात करनी पड़ती है शुरुआत में।
फिर जब हम लोग थोड़े पुराने हो जाते हैं तो फिर हम लोगों को ऐसे लगता है जैसे हमारे घर की बात है, घर में हम अपने बड़े भाइयों से जैसे बात करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम लोग हो सकता है थोड़े से फ्रैंक हो जाते हैं। फ्रैंक का मतलब होता है उसमें जो है अनौपचारिक संगठन विकसित हो जाता है, अनौपचारिक संगठन विकसित हो जाता है। हो सकता है आप लोग एक ही जाति के हों, फिर उससे मेल खाता हो, एक ही भाषा के लगते हो सकता है मेल खाता हो, एक ही स्थान के हो सकता है मेल खाता हो। तो इस प्रकार से आदमी अनौपचारिक संगठन विकसित हो जाता है। तो इसमें प्रॉपर मेंटेन नहीं होता है, इसमें जो है संगठन जो है वो कहीं से भी किसी भी प्रकार से चल सकता है और उसमें प्रॉपर नीचे से ऊपर की ओर चलता था। लेकिन इसमें जो है इसमें अनौपचारिक संगठन हो गया। और अनौपचारिक संगठन का मतलब होता है कि आप कहीं से भी किसी भी ऑर्डर, जैसे मान लो किसी ने ऑर्डर दिया, किसी को हमने कह दिया, तो इस प्रकार से मतलब यह घुमाव तरीके से इस प्रकार से संगठन चल सकता है। मान लो ऊपर से नीचे इस प्रकार से, ऐसे प्रकार से मतलब कहीं से भी कहीं कुछ भी बात हम लोग कर सकते हैं। तो उसे कोई प्रॉपर चार्ट ना बना सके, कोई प्रॉपर अच्छी तरीके से उसे बना ना सके, तो उसे बोलते हैं अनौपचारिक संगठन। तो इसको हम लोगों ने लिखा हुआ है कि अनौपचारिक संगठन औपचारिक संगठन के ठीक विपरीत होता है। संस्था में औपचारिक रूप से प्रॉपर अच्छी तरीके से काम करते हुए में बहुत वक्त हो गया और फिर हम लोग धीरे धीरे करके हम लोग उसमें फ्रैंक हो जाते हैं, अनौपचारिक सामाजिक संबंध स्थापित हो जाते हैं। तो इन संबंधों के कारण अनौपचारिक संगठन का जन्म होता है। व्यवहार में सामान्यता या व्यवहार में यह देखा गया है कि जब एक ही विभाग में कार्य करने वाले अथवा समान कार्य करने वाले अथवा एक ही भाषा, एक ही जाति, धर्म अथवा एक ही स्थान पर रहने वाले व्यक्ति एक लंबे समय तक आपस में मिलते जुलते रहते हैं तो उनमें स्वतः ही स्वाभाविक रूप से औपचारिक संबंध स्थापित हो जाते हैं, जो बाद में अनौपचारिक संगठन का रूप ग्रहण कर लेते हैं। क्योंकि जैसे मान लो कि बहुत समय से हम लोग एक ही साथ में कार्य करते हैं और हम ऊपर के अधिकारी हैं और वो जो लड़का है वो नीचे का अधिकारी है। तो जब आपस में हम लोगों की आपस में बातें होंगी, पहले औपचारिक रूप से बातें होंगी, फिर उसके बाद जब बहुत पुरानी बातें हो जाएंगी, बहुत सालों से हम लोग कार्य करते हुए होंगे, तो उसमें अनौपचारिक संगठन भी हो सकता है कि वो हम किसी को ऑर्डर दें, हो सकता है वो भी मुझे कुछ बात कहे। तो इस प्रकार से बातें अनौपचारिक संगठन में आ जाती हैं, अनौपचारिक संगठन का रूप ले लेती हैं। तो इसे क्या बोलते हैं? अनौपचारिक संगठन कहते हैं। तो आप लोगों को अच्छी तरीके से मैंने आप लोगों को ये बताया कि अनौपचारिक संगठन क्या होता है, औपचारिक संगठन क्या होता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं अनौपचारिक संगठन की विशेषताएं। अनौपचारिक संगठन की क्या क्या विशेषताएं हैं उनको हम लोग देखने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग लाइक भी कर दिया करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत से ये वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए। तो बस आप लोगों को एक लाइक ही तो करना है सिर्फ। अगर हम लोग बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की कि अनौपचारिक संगठन संपूर्ण संगठन का आंतरिक भाग है। इस बात को याद रखिए कि अनौपचारिक जो संगठन है वो संपूर्ण संगठन का आंतरिक भाग है। ये क्वेश्चन आप लोग मोस्ट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये सामाजिक संगठन होते हैं जिनकी स्थापना व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाती है। ये विशेषता लिखी हुई है। तीसरी नंबर की विशेषता की अगर हम लोग बात करते हैं तो अनौपचारिक संगठन का जो निर्माण होता है वो सामाजिक समूहों, रीति रिवाजों, धर्मों, जातियों, भाषाओं, क्षेत्रों, स्वभाव, विचार, पारस्परिक संबंध, आदतों तथा लंबे समय तक आपस में मिलते जुलते रहने के कारण उत्पन्न होता है। तो इसे क्या बोलते हैं? अनौपचारिक संगठन बोलते हैं। अनौपचारिक संगठन मतलब सिंपल सी बात है कि अगर इसे हम लोग बात करते हैं तो ये जो संगठन होता है वो बिना पढ़ा लिखा होता है। एक तरीके से बात कर सकते हैं कि हम लोग आपस में किसी भी प्रकार की बातें कर लेते हैं, तो इस प्रकार के संगठन को क्या कहते हैं? अनौपचारिक संगठन। और हमें सिस्टम से अच्छी तरीके से बात करनी है। ऐसी नहीं है कि हम लोग जैसे घर में बात करते हैं ऐसी प्रकार से बात नहीं कर सकते, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे औपचारिक संगठन कहते हैं। चौथी नंबर की अगर हम लोग विशेषता की बात करते हैं और चौथी विशेषता की बात करते हैं तो अनौपचारिक संगठन का निर्माण जो है वो स्वतः अर्थात अपने आप उत्पन्न होता है। तो इस बात को भी आप लोग याद रखिए। इनमें नियम, प्रणालियाँ, पद्धतियाँ, परंपराएं होती हैं जिनका ये पालन करते हैं, किंतु ये नियम, पद्धतियाँ और परंपराएं लिखित नहीं होती हैं, किंतु फिर भी इनका पालन होता है। प्रबंध के सभी स्तरों पर अनौपचारिक संगठन विद्यमान रहते हैं। तो प्रबंध के सभी स्तरों पर अनौपचारिक संगठन विद्यमान रहते हैं। तो आप लोग कहेंगे कि औपचारिक भी होते हैं, तो औपचारिक पहले होते हैं, फिर जब समय गुजरता है धीरे धीरे करके और आपस में फिर हम लोग बातें करते हैं अपनी आपस में, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। एक अधिकारी अपने निम्न अधिकारी से अच्छी तरीके से बात करने लगता है एज ए फ्रेंड की तरीके से, तो वो भी हम लोगों का अनौपचारिक रूप ले लेता है। तो उसे हम लोग अनौपचारिक संगठन कहते हैं। अनौपचारिक संगठन प्रबंध के क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनौपचारिक जो संगठन है, अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं तो एक क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया था कि
अनौपचारिक संगठन, अनौपचारिक संगठन, अनौपचारिक संगठन प्रबंध की स्तरों पर विद्यमान होता है, प्रबंध के स्तरों पर विद्यमान होता है। तो इसमें ऑप्शन दिए थे आप लोगों को A, B, C और D। तो एक ऑप्शन दिया था कि उच्च स्तर पर, उच्च स्तर पर, एक ऑप्शन दिया था मध्य स्तर पर, मध्य स्तर पर, एक ऑप्शन दिया था निम्न स्तर पर, निम्न स्तर पर, और एक ऑप्शन दिया था सभी स्तर पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अनौपचारिक संगठन प्रबंध के सभी स्तर पर विद्यमान होता है। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो मैंने आज आप लोगों को क्या क्या बातें बताई उनको तो मैंने आप लोगों को आज क्या क्या बातें बताई कि अनौपचारिक संगठन और औपचारिक संगठन के बारे में बताया। औपचारिक संगठन क्या होता है, इसको मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ाया कि औपचारिक संगठन जो होता है वो ऊपर से नीचे की ओर वर्क करता है। इसमें जो है सत्ता का भ्रमण ऊपर से नीचे की ओर किया जाता है। इसमें जो है प्रबंध के सभी स्तरों पर अधिकारी के अधिकारों एवं कर्तव्यों एवं दायित्वों की स्पष्ट रूप से व्याख्या कर दी जाती है। तो इस प्रकार के संगठन को क्या कहते हैं, तो इस प्रकार के संगठन को औपचारिक संगठन कहते हैं। फिर मैंने आप लोगों को औपचारिक संगठन की विशेषताएं बताई कि औपचारिक संगठन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं और कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो पूछे गए हैं, उनको भी मैंने आप लोगों को बताया। मैं आप लोगों को और भी क्लासों में कराने वाला हूँ सत्ता का भ्रमण क्या होता है, आदेश की एकता, क्रियात्मक संगठन ये किसने दिया, इसके भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कि डब्ल्यू टेलर ने कौन सा संगठन दिया, उनमें उन्होंने कितने भागों में दिया, इन बातों की क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अनौपचारिक संगठन क्या होता है, अनौपचारिक संगठन क्या होता है और अनौपचारिक संगठन की विशेषताएं क्या होती हैं वो मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से बताई। एक एक टॉपिक आप लोगों को बताया अच्छी तरीके से। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया था वो भी देख लेते हैं कि पिछली क्लास में अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो उसको भी आप लोग देख लीजिए कि संगठन का मैंने आप लोगों को अर्थ बताया। फिर उसके बाद हम लोगों ने संगठन की विशेषताएं मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से बताई। विशेषताएं बताने के बाद मैंने आप लोगों को संगठन के जो उद्देश्य होते हैं कि संगठन हम लोग बनाते क्यों हैं, तो उसके उद्देश्य भी मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से बताए। उसके बाद मैंने आप लोगों को संगठन प्रक्रिया का जो 6 चरण बताए थे कि जो है संगठन का जो है उद्देश्यों का निर्धारण करना, क्रियाओं का निर्धारण करना, क्रियाओं का श्रेणीबद्ध कर लिया जाना, कर्मचारियों के मध्य कार्य का विभाजन करना, अधिकारों को सौंपा जाना और लास्ट कार्य का समन्वय एवं संतुलन करना। तो ये सभी बातें मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से बताई हुई थी। अगर आप लोगों ने अभी तक एसपी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले आप लोग एसपी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही आगे और भी वीडियो बनाऊंगा और अच्छी तरीके से आप लोगों को क्लास कराऊंगा। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।